तो जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है इंडिया के इंटरेस्ट में, आज हम उसको एनालाइज करेंगे डिटेल में। तो ये आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें लिखा है रशियन कोल रीचेस इंडिया वाया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसी न्यूज़ को डिटेल में एनालाइज करेंगे, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसे किसी कॉरिडोर की हमें क्या नीड थी। तो ये देखिए, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप फोकस करिए कश्मीर में। तो आइडियल सिनेरियो में तो ये होना चाहिए था कि जो पीओके का पार्ट है वो हमारा होना चाहिए था, और वहाँ से हम डायरेक्टली अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया के और रशिया के नेशंस के साथ में अपना ट्रेड कर सकते थे रोड नेटवर्क के थ्रू में, या फिर जितने अच्छे इस टाइम पे हमारे रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ में, हम वहाँ पे एक रेलवे नेटवर्क भी बना सकते थे अपने ट्रेड के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये पार्ट है अभी भी पीओके, तो हमें हमेशा चाहिए था कि हम सेंट्रल एशिया के नेशंस के थ्रू रशिया से कनेक्ट हो जाए और देन रशिया से यूरोप तक अपनी ट्रेड को कनेक्ट कर सके। अब ऐसा क्यों चाहिए, इसे हम एक ही करके समझते हैं। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं। देखिए, रशिया हो या फिर सोवियत यूनियन हो, दोनों ही नेशंस हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे, इनके साथ में हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा था पास्ट में भी। तो रशिया के साथ में अपने ट्रेड को ईजी करने के लिए और लेस टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए हमने ये कॉरिडोर निकालने का सोचा था। देखिए, अगर अभी की बात करें तो रशिया का जो भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया को, वो पहले ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में आता है, देन वहाँ से स्विस कैनाल होकर रेड सी से होकर अरेबियन सी से मुंबई के पोर्ट पे पहुँचता है या फिर किसी और इंडिया के पोर्ट पे पहुँचता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रूट है। इसके अलावा एक और रूट पे बात चल रहा था, आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा कुछ टाइम पहले, बट वो काफ़ी ज़्यादा पेपर पे बात है। अभी मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई व्लादिवोस्तोक पोर्ट की बात, पर ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और अभी इसकी बात बस पेपर पे ही हुई, कुछ खास डेवलपमेंट हुई नहीं है इस पोर्ट को लेकर। अब सेंट्रल एशियन नेशंस की बात करें तो ये सारे नेशंस रिच इन मिनरल्स हैं लाइक यूरेनियम, और साथ ही में इनके पास बहुत बड़ा नेचुरल गैस का भी भंडार है। हमें इनसे डेट करके ये सारे नेचुरल गैस और यूरेनियम का एक्सेस चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये आई थी कि ये सारे नेशंस जो है ये लैंड लॉक्ड है, इनके पास कोई भी शोर नहीं है अपने ट्रेड को करने के लिए, और हमारा कोई लैंड बॉर्डर भी नहीं था इनके साथ में। तो सारा ट्रेड जो है वो एयर के थ्रू होता था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, इसलिए ट्रेड काफ़ी मिनिमल था इस सारे नेशंस के बीच में। लेकिन इस सबका सॉल्यूशन बन गया है ईरान का चाबहार पोर्ट। ये देखिए, जो मैप में आपको दिख रहा है, ये लोकेशन है चाबहार पोर्ट की, और इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी गल्फ ऑफ ईरान के पास में, साथ ही में ग्वादर पोर्ट के भी एकदम अपोजिट में है। इसको हमने डिटेल में वीडियो बनाया कि क्या इसकी रिलेवेंस है पोर्ट की। अगर आपने नहीं देखा तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं। ये पोर्ट को हम 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में हमें बस डील को रिन्यू करवाना रहेगा 10 साल के बाद में, और फिर आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम इसको काफ़ी टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं। अब ये पोर्ट मिलने से सेंट्रल एशियन नेशंस को सिर्फ इतना करना है कि उनका काफ़ी सारा टाइम बचेगा, और उनको अपना जो सारा भी गुड्स है वो ईरान के साथ में जो ये देश का बॉर्डर लगता है यानी कि तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे अपने गुड्स को डंप करना है। देन वहाँ से रेल के थ्रू ये सारा गुड्स चाबहार पोर्ट पे आएगा एंड शिप होकर मुंबई में या फिर कोई भी और इंडिया के पोर्ट में आ जाएगा गुड्स। ये सिर्फ एक ही पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का। ये पूरा जो कॉरिडोर है ट्रांसपोर्टेशन का, ये कंप्लीट तब होगा जब सारा ही गुड्स ईरान से होते हुए आर्मीनिया या फिर अजरबैजान, डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस, वहाँ से होते हुए रशिया पहुँचेंगे, जो कि कंप्लीट करेगा ये पूरा रूट जिसे आप मैप में सकते हैं इस टाइम पर। और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसे हम हमेशा से कंप्लीट करना चाहते थे अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और उसको लेटर यूरोप से कनेक्ट करने के लिए। अब हमें अपने ट्रेड को यूरोप से कनेक्ट करने का रीज़न सिंपल है। देखिए, जो हमारा मेजर ट्रेड सरप्लस है वो यूएसए के बाद ईयू से ही होता है, यानी यूरोपियन यूनियन से ही होता है। जब हम ईस्ट एशिया से या फिर जो आसियान के नेशन से वहाँ से ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड में लॉस ही होता है। जैसा इस टाइम पे आप स्क्रीन पे देखते हैं, ये है डेटा इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, और जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे देख सकते हैं कैसे यूरोपियन यूनियन और यूएसए से हमें काफ़ी प्रॉफिट होता है, और इसके उलट जो हमें बाकी आसियान नेशन से या फिर ईस्ट एशिया के नेशन से उनसे लॉस होता है। तो इसलिए हमें यूरोप से अपने डेटा को कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से उठा सके। इसलिए काफ़ी सारे एफटीए की भी बात चल रही है, यूके से अलग से और साथ में यूरोपियन नेशन से अलग से, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग से। तो अगर मैं आपको मैप में समझाऊँ कि एक बार कि इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसका ट्रेड कैसे होगा, तो सारा जो गुड्स है वो रशिया से चलेंगे, फिर या तो वो आर्मीनिया या फिर अजरबैजान से होते हुए या फिर सेंट्रल एशिया से होते हुए ट्रेन के थ्रू जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वहाँ पे आएंगे, फिर वहाँ से वो सारा गुड्स जो है वो शिप पे लोड होंगे। देन उसके बाद में वो मुंबई के या फिर इंडिया के किसी भी पोर्ट पे आके अनडॉक करेंगे, और ये कंप्लीट करेगा हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। साथ में ये भी जान लीजिए कि जो सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं उनके अलावा जो बाल्टिक नेशंस है, और उसमें हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है आर्मीनिया, उसके साथ में फ्यूचर में ट्रेड करने में हमें काफ़ी हेल्प करेगा ये कॉरिडोर। ऐसी जो पास्ट में हमने वेपन सप्लाई किए थे आर्मीनिया को, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो सारा जो वेपन का सप्लाई भी था उसको भी हमने सबसे पहले अपने मुंबई से चाबहार पोर्ट ईरान के भेजा था, फिर वहाँ से होते हुए वो ट्रेन के थ्रू आर्मीनिया गया था विद हेल्प ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब जैसा हमेशा कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हैविंग मोर ऑप्शंस ऑन द टेबल, ऐसे जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे आप उतना ज़्यादा लेवरेज ले सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग ऑफर्स से। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अलावा जो सितंबर में G20 हुआ था इंडिया के अंदर, उसमें हमने स्टार्ट किया था IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इस प्लान को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट के बारे में बता दूं, यानी कि कैसे इंडिया अभी यूरोप से ट्रेड करता है इस टाइम पर। देखिए, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट है वो रेड सी से होते हुए स्विस कैनाल से जाता है, बाहर होकर यूरोप से पहुंच जाता है। इसमें कई सारे इशूज़ हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल में 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं, जिसमें क्या इशू है स्विस कैनाल को लेकर या फिर रेड सी को लेकर, और साथ में हूतीस का क्या प्रॉब्लम है, और उसके अलावा जो लॉन्ग रूट यानी कि स्विस कैनाल बनने से पहले जो अफ्रीका से रूट यूज़ होता था उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो आप इसको बाद में देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में।
अब IMEC का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी सेम था। इसमें सबसे पहले जो गुड्स हैं वो शिप के थ्रू ही सेल होते हैं, उसके बाद में वो रेल के थ्रू लैंड एंड देन अगेन सी के साथ में शिपों के यूरोप पहुंच जाते हैं। इसकी रूट की बात करें, सबसे पहले जो रूट स्टार्ट होता था वो मुंबई से, यानी कि इंडिया के मुंबई पोर्ट से स्टार्ट होता था। शिप्स के थ्रू गुड्स जो है वो सेल करके पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया या फिर UAE के किसी पोर्ट पर। उसके बाद हाई स्पीड रेल ट्रेन से कनेक्ट किया रहेगा सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ में, और इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वहाँ तक। फिर वो सारे गुड्स जो है वो ट्रेन के थ्रू हाइफा पोर्ट पहुंचेंगे, देन वहाँ से फिर से वो शिप के थ्रू ग्रीस के पोर्ट में पहुंच जाएंगे, और फिर ग्रीस का जो पोर्ट है वहाँ से वो सारा गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पूरे यूरोप में सेल के लिए। तो काफ़ी अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट था, और टाइम की काफ़ी ज़्यादा इससे बचत होती है, और एक अल्टरनेटिव था हमारे पास फ्यूचर में अगर वो जो इंसेक्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता तो। आप में से कैसा लोग को लगता होगा कि जो इजराइल और हमास का वॉर हुआ अक्टूबर 7 के बाद, और उसके बाद में जैसे सिचुएशन डेवलप हुई हैं, सऊदी अरेबिया और UAE कभी डेवलप नहीं करेंगे इजराइल के साथ में अब इस रूट को। तो देखिए, आपकी सोच पूरी तरीके से सही नहीं है। जो इसका काम है IMEC का, वो इंडिया के साइड से, ग्रीस के साइड से, सऊदी अरेबिया का अपने लैंड पे और UAE का अपने लैंड पे वो चल ही रहा है। बस जो बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया, UAE और जो इजराइल के बीच का पार्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट करना है रेल रूट का, और जो इजराइल का प्लान था और सऊदी अरेबिया का प्लान था, और जो सऊदी अरेबिया का प्लान था कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा एज अ नेशन, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा डेंट लगा है इस वॉर के बाद से। पर जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने रिस्पॉन्स किया है इजराइल और हमास को वॉर को लेकर, वो देख के लगता है कि जब एक बार कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा इजराइल और हमास का, तो उसके बाद में सऊदी अरेबिया भी जो अपनी साइड से काम है उसको कंप्लीट करके और इजराइल के थ्रू इसको ट्रेड रूट से कनेक्ट कर देगा। एज की USA का भी काफ़ी प्रेशर रहेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर, और सऊदी अरेबिया भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान को इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे दे, जो जाबार पोर्ट है उसके लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और ईरान को दोबारा वर्ल्ड स्टेज पर वो आने दे। अब ये था बात IMEC के बारे में। अगर हम बात करें कि USA कैसे दिखता है इस डेवलपमेंट को रशिया और इंडिया के बीच में, तो देखिए USA काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा इस टाइम पर। एज की USA का प्लान था कि इंडिया को अपने साइड कर लेगा IMEC के रूट के साथ में, और जो पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था इससे इंडिया को दूर कर देगा। ऐसी USA इतना सीरियस था इस प्लान को लेकर कि USA ने 6 मंथ के अंदर, यानी कि G20 की जब मीटिंग हुई सितंबर में, उसके बाद में मार्च 2024 में USA का प्लान था कि इसका जो ग्राउंड पे वर्क है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। पर इस डेवलपमेंट के बाद, यानी कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के फुली फंक्शन होने के बाद, अब इजराइल के ऊपर USA काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने वाला है और चाहेगा कि जल्दी जल्दी वॉर को एंड करे और IMEC के ऊपर काम दोबारा स्टार्ट हो सके। अगर हम ये बात करें कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इससे किस नेशन को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, तो वो ना तो इंडिया है, ना तो रशिया, और ना ही कोई सेंट्रल एशिया का नेशन है, वो है ईरान। एज की ईरान इस टाइम पर वर्ल्ड का मोस्ट आइसोलेटेड नेशन है। आप इसे नॉर्थ कोरिया के ग्रुप में भी डाल सकते हैं, इतना ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है इस टाइम पर ईरान। और रिसेंट जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके बाद से ईरान की रेलेवेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब अगर ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये फुली फंक्शन हो जाएगा, और जो IMEC के ऊपर काम है वो और लेट होगा। जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा जो ईरान है वो इंपॉर्टेंट होते जाएगा रशिया के लिए, इंडिया के लिए, सेंट्रल एशिया के नेशंस के लिए, और ईरान काम करेगा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के लिए, एक एंकर की तरह। सिर्फ इस कॉरिडोर की बात करें तो ईरान सडनली वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि इंडिया के लिए और साथ में एक डजन नेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो अगर ये ट्रेड रूट सक्सेस हुआ तो फ्यूचर में ईरान और एक्सपेक्ट कर सकता है इंडिया के साइड से इन्वेस्टमेंट अपने पोर्ट्स के लिए। तो ये था हमारा एनालिसिस इस रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में और एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के बारे में, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को अपने थॉट्स को कमेंट करें, और इस टॉपिक को लेकर अपने थॉट्स को कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।